राजपूताइजेशन करके एक टर्म यूज करी जाती है कि 11वीं शताब्दी से पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। क्योंकि मेरा भी, अब मैं सोशल मीडिया पे अपना पेज रन करता हूँ तो मेरे को ऐसे कमेंट कई बार दिखते हैं। सो इट इज बैफलिंग आई वुड से कि ये क्या बात हो रही है। और फिर ये कह दिया जाता है कि राजपुत्र तो कोई शब्द ही नहीं है, राजपुत्र और राजपूत का कोई लिंक ही नहीं है, ये तो 11वीं सदी से ही स्टार्ट हुआ। तो इसका क्या स्रोत है इस विवाद का, और क्या तर्क भी क्या दिया जाता है, ये भी एक बार बताइएगा जिसको हम खंडन कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा तर्क सही से नहीं समझता हूँ शायद। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट प्रीटी फाइन। गुर्जर देश से थोड़ा अलग विषय है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई पोलराइजेशन वाली कोई बात हो। नहीं, वो हम करना भी नहीं चाहते हैं। जहाँ तक राजपूतों का प्रश्न है, तो कहा यह जाता है कि भाई राजपूत शब्द तो फलां सदी से पहले नहीं आया, इसका मतलब राजपूत। पर वो काफी, मतलब मैं कहने में नहीं हिचकूंगा, काफी अपमानजनक तरीके से कहा जाता है, अगर इंटरनेट पे जो मैंने देखा है एटलीस्ट। कहा यह जाता है कि फलां सदी में राजपूत शब्द आया और उससे पहले इसलिए राजपूत लोग थे ही नहीं। मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगा। हिंदू शब्द सबसे पहले कब आया? सम्राट डारियस के समय, जो फारस के सम्राट थे डारियस, उनके समय सबसे पहले जो दर्ज हिंदू शब्द है, द नोन फर्स्ट अकरेंस, लगभग 500 BC के आसपास, 2500 साल पीछे। क्या मैं ये कह सकता हूँ अक्षय कि 500 ईसा पूर्व से पहले कोई हिंदू लोग नहीं थे, वो जेनेटिक्स नहीं थी, वो कल्चर नहीं था, वो लोग थे ही नहीं, कोई और ही लोग थे? कैन आई से दैट? इंसानों के लिए होमो सेपियंस जो टर्म है 18वीं 19वीं सदी में आई है, 19वीं सदी शायद। तो क्या मैं ये कहूँ कि 19वीं सदी से पहले होमो सेपियंस इस दुनिया में नहीं थे? ठीक, टर्मिनोलॉजी नई डेवलप हो सकती है, पर आप यही कहेंगे कि वीरेंद्र इसका तो कोई तुक नहीं है, दीज वर द सेम पीपल, इट्स जस्ट दैट अ न्यू टर्म और स्लाइटली डिफरेंट टर्म हैज डेवलप्ड। तो ये वही स्थिति है। और बाकी जहां तक राजपुत्र, राजपूत और इन सब चीजों का प्रश्न है, तो देखिए ये केवल भाषा का अंतर है, अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश है बिल्कुल। और जब आप कॉनोटेशन पर आते हैं तो आपको इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जहां समाज के वर्गों को, क्योंकि राजपुत्र अगर केवल एक राजकुमार था तो आप व्यक्ति विशेष को कहेंगे, समाज के वर्गों को राजपुत्र कहा गया है। मास लेवल पर ये टर्म अप्लाई की गई है। अब आप यूं तो नहीं कहेंगे ना कि समाज के सभी वर्ग X, Y, Z राजपुत्र। अगर वो प्रिंस है तो समाज में क्या कोई प्रिंस के नाम से वर्ग होगा पूरा कि ये सब तो प्रिंसेस है? संभव नहीं है। तो इस पर भी मेरा एक अध्ययन रहा है जो मैंने अपने चैनल पर भी डाला है, जहां महाभारत काल से लेकर और शायद उसके भी पीछे वैदिक जो हमें स्क्रिप्चर्स मिलते हैं वहां से शुरू करते हुए हमने बहुत से उदाहरण देकर के ये सिद्ध किया है कि राजपुत्र टर्म लें या उसका जो देशीय रूप आता है जो कि पहले राजपुत्र हुआ और उसके बाद राजपूत हुआ, अच्छा, इन सब की मास कॉनोटेशन एक सोशल सेक्शन पर लगती हुई आपको दिखती है। तो ये कहना कि इससे पहले इस तरह का कोई सोशल सामाजिक वर्ग नहीं था, इसका कोई आधार नहीं है। और ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें गौतम बुद्ध के लिए भी एक आई रिमेम्बर एन एग्जाम्पल जहाँ उनसे किसी व्यक्ति ने आकर कुछ प्रश्न पूछे उनकी उत्पत्ति के बारे में, तो वहाँ भी जब वो बोल रहे थे कि मैं न ब्राह्मण हूँ न वैश्य हूँ, तो उसी प्रकार से फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, तो वहाँ उन्होंने राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो समाज के वर्गों की जो सूची आ रही है उसी में न ब्राह्मण, न वैश्य, न राजपुत्र। ठीक है। अच्छा। तो जब कॉनोटेशन आप देखते हैं तो हमें मास कॉनोटेशन के रूप में वहाँ नजर आता है। और यही उदाहरण फिर आगे चलकर एपिग्राफी में, इंस्क्रिप्शंस वगैरह में, मध्यकाल में आप आगे चलते हैं तो वहां भी तो क्लियर कंटिन्यूटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि क्षत्रियों के बारे में या जब राजपूतों की बात करते हैं तो एक पिक्युलियरिटी आती है, वो है वंश व्यवस्था। हमारा जो क्लैन सिस्टम था काफी वेल डेवलप्ड नेटवर्क था एंड इट वाज क्लोजली निट टुगेदर।
जब आप वंश व्यवस्था देखते हैं तो वहां भी ये देखने में आता है कि वंश का जो नाम था पहले वो संस्कृताइज्ड था और उसके बाद में धीरे धीरे अगर अपभ्रंश का प्रभाव बढ़ा है तो वंश के नाम में हल्का सा परिवर्तन हुआ। चौहान से चौहान हो गया। ठीक है। कछवाहा का क्या था पहले, आपने कहीं तो कच्छप घाट। तो इस तरह से अगर आप ये कह कि सो एंड सो सेंचुरी से पहले चौहान शब्द नहीं मिलता इसलिए उससे पहले चौहान नहीं थे, उससे पहले चाहमान थे भाई। उस तरह की चीजें हैं। फिर कुछ ट्रेडिशंस की बात आती है अक्षय, ऐसे ट्रेडिशन जो आप फैशन की तरह अक्वायर नहीं कर सकते कि ये मार्केट में कूल चल रहा है तो आई अडॉप्टेड। फॉर एग्जाम्पल सती एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी घटना है जिसमें प्राण जाते हैं अग्नि में जलकर। ऐसी परंपराएं समाज के एक वर्ग में चलती है, उस वर्ग की परिस्थिति, उसमें रहने वाले मूल्य और परंपराओं के अनुसार जैसा माहौल, जैसे मूल्य, जैसी जीवन शैली, जैसी विचारधारा आपको जन्म से मिलती है, केवल उस बूते पर आप इस तरह की परंपरा को बनाए रख सकते हैं जिसमें जान जाती है। बात केवल इतनी सी नहीं कि पोशाक पहन ली तो ये हो गया। रख पाएंगे, मतलब रख सकते हैं, रख पाएंगे दोनों, मतलब रख ही नहीं पाएंगे। तो केवल कोई कपड़ा पहन लेने की तरह की फैशन की बात नहीं है, सती प्रथा की बात हो रही है। It's a mindset that has to be imparted. It has to be inculcated right from the beginning and it has to be passed down through bloodlines across the generations. तो वो राइट और रॉन्ग पे लोग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन और किसी तरीके से हो नहीं सकता। तो अब आप देखिए, जिन सदियों के बारे में कहा जाता है कि इससे पीछे राजपूत नहीं थे, उससे पीछे वही वंश सती परंपरा का पालन करते आ रहे हैं और उस लाइन के बाद भी वही वंश सती परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। तो कैसा ब्लिप, कैसा ब्रेक, किस तरह का अंतर? कोई अंतर नहीं है एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। दैट इज लाइक ब्रिटिश लॉजिक, जो कि जैसे उन्होंने सरस्वती सिविलाइजेशन को भारतीय सिविलाइजेशन से अलग कर दिया है, ये कुछ उसी तरह की बातें हैं। अभी सवाल जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, आई थिंक वो पूरा नहीं हो पाया, कि आर्य समाज का आपने बताया इसमें बहुत रोल था, उनका मोटिवेशन क्या था? वो हम कहीं ना कहीं शायद चूक गए कवर करने में। क्यों कर रहे थे वो लोग ये, मतलब मुझे नहीं समझ में आता, तो आप एक बार थोड़ा अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताइए। आज की जातीय महासभाओं की भी बात करें तो मैं ये नहीं कह सकता कि कौन किसे कहाँ कितनी फंडिंग हो रही है या राजनीति के बंद गलियारों में क्या बातचीत हो रही है। आई एम जस्ट एन इंडिविजुअल, राइट। मगर आर्य समाज के जो क्रियाकलाप है उनसे आपको सोशल मोबिलिटी को बढ़ावा देने का, एंकरेज करने का एक एजेंडा दिखता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वो सब करने के लिए, सोशल मोबिलिटी अटेन करने के लिए आप अगर पहचान को तोड़ मरोड़ के उस तरफ जाते हैं तो वहां पर समस्याएं आ जाती है। और ये सब करके फायदा किसे होता है? फायदा फिर से राजनेताओं को होता है। और जैसा कि मैंने कहा, इस तरह के जो संगठन होते हैं, दे आर मिडलमैन। ये हमेशा ऊपर कहीं किसी राजनीतिक शक्ति के हिसाब से काम कर रहे होते हैं और उसके उद्देश्यों में, लाइक आई सेड बिफोर एज वेल, वही दो कारण निहित होते हैं कि एक तरफ आप पोलराइज करें और दूसरी तरफ साथ ही साथ इन अ सटल वे, सूक्ष्म रूप से समाज को होमोजेनाइज करते जाएं। जब तक विविधता है तब तक तो ना तो कोई शासक आपको एक लाठी से हाँक सकता है, ना धर्म परिवर्तन के समाज के भीतर तक घुसकर तोड़फोड़ करने के प्रयास सफल होते हैं। क्योंकि आप देखें तो अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, अफगान तो खैर ज्यादा कुछ नहीं था, उसके बाद ब्रिटिश आए, हम लोग सबके जबड़ों से निकल गए, बच गए, समाज के बच ही गए थे। और खासकर मुगलों और फिर अंग्रेजों ने तो समाज के भीतर तक तोड़फोड़ करने के बहुत प्रयास किए, बहुत व्यवस्थित प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं, सब डॉक्यूमेंटेड है प्रॉपर्ली जी। पर सफलता नहीं मिली उतनी। क्यों नहीं मिली? कि हमारा समाज जो है पारंपरिक रूप से बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत डाइवर्स है, ऑर्गेनिकली डाइवर्स है, बाहर से थोपा हुआ नहीं है। जितना भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, अलग अलग संप्रदाय हैं, अपने अपने धार्मिक विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी जाति वृत्ति वगैरह है। हमने उस सारी डाइवर्सिटी को एक इकोलॉजिकल और ऑर्गेनिक माहौल में उसे
एक तरह से कह सकते हैं कल्टीवेट करके और मेंटेन करके रखा। और जैसा कि मैं आपको शुरू में कह चुका हूँ, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं आया, जिसका सबूत हमारा इतिहास खुद है। तो उस स्थिति में कोई भी शासक या शोषक चाहे कि मैं सोसाइटी को मैनिपुलेट कर लूं किसी तरह से, मैं सबको एक लाठी से हाँक लूं, वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो अब आप क्या करें? तो इसीलिए ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव चलता है पॉलिटिक्स में हमेशा, कि सोसाइटी को धीरे धीरे आप होमोजेनाइज करते जाइए। जिस दिन ये लोग पूरी तरह से अच्छे से होमोजेनाइज हो जाएंगे, तब आप फिर एक राग छोड़िए और सब उस पे नाचते हुए, यू कैन देन swing everyone at once. That is the pinnacle of social re-engineering. बिल्कुल कुछ इसी तरह की चीज मे बी इट वुड मैनिफेस्ट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन प्रयास यही होता है। और बाकी ध्रुवीकरण आप कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति के चलते वो उस वजह से किया जाता है, और उसे लोग समझते भी हैं, लेकिन लोग होमोजेनाइजेशन को समझते नहीं हैं। ये नीचे नीचे चलता हुआ एक गहरी कॉन्स्पिरेसी या एक उनका उपक्रम कह लीजिए, इट्स सटल एंड हिडन प्रोजेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर्स कि इस तरह से होमोजेनाइज किया जाए। और अफसोस की बात है कि ये जितने भी इस तरह के विवाद हैं कि आप इतिहास की बंदरबाट कर दीजिए, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो यही होगा, होमोजेनाइजेशन होगा।